Subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss an update from Hello Ayush. 1980s कोल्ड वॉर का दौर था। यूएसए और यूएसआर के बीच में पूरी दुनिया में प्रॉक्सी वॉर चल रही थी कि कौन एक असली सुपर पावर या एक मिलिट्री पावर है। यूएसए जो था वो यूएसआर, ये दोनों के बीच हर जगह पे कुछ ना कुछ वॉर चलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। अफगानिस्तान के अंदर रशिया या यूएसआर उस समय की गवर्नमेंट को बैक कर रहा था, वेर एज यूएसए वो रिबेल ग्रुप्स को बैक कर रहा था, उनको फंड कर रहा था, उनको ट्रेनिंग दे रहा था। 1989 तक ये सब चलता रहा जब रशिया ने अपने सोवियत यूनियन अपने ट्रुप्स को अफगानिस्तान से निकाला और फाइनली 1992 के अंदर उन्होंने अपने पूरे ट्रुप्स को अफगानिस्तान से निकाल लिया। और अजीब बात यह है कि 2021 के अंदर अमेरिका ने वैसे ही कुछ किया। उसके बाद वहां पे एक सिविल वॉर शुरू हो गई 1992 के बाद, जिसके अंदर सब ग्रुप्स आपस में लड़ने लग गए अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। और उसमें फाइनली तालिबान जो था वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन के उभरा, एक विक्टोरियस ग्रुप आया। और 1996 से लेकर के 2001 तक उन्होंने अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। 2001 में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद की गवर्नमेंट गिर गई। वो हुआ 11 सितंबर 2001 को। ट्विन टावर्स को जानते होंगे, उसके ऊपर अटैक हो गया बाय अलकायदा। तो फिर यूएसए के समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बोला कि या तो तालिबान उन लोगों को अलकायदा के लिए यानी कि बिन लादेन को दे दे, या फिर अगर वो अलकायदा के कैंप्स जो हैं तालिबान के अफगानिस्तान के जो अलकायदा ने कैंप्स बना रखे थे उसको खत्म कर दे, और उनका जो लीडर था यानी कि उसामा बिन लादेन उसको यूएसए को दे दे। तालिबान ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उसको डिनाई कर दिया। यूएस ने तालिबान को एक अल्टीमेटम दिया कि आपके पास एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो आप बिन लादेन को हमको सौंप दो और उसके जितने भी कैंप्स है वो खत्म कर दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ हल्ला बोल देंगे। सो फाइनली उन्होंने नहीं किया और यूएस ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान अफगानिस्तान का नॉर्थ वाला पार्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल करती थी। और जैसे ही यूएसए ने अब नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया, उसके साथ नाटो ने भी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर दिया और एक साथ इन सब की पावरफुल मिलिट्री की वजह से तालिबान को पीछे छोड़ दिया गया। और इसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने बोला हम डेमोक्रेसी लाएंगे, कंट्री को रीबिल्ड करेंगे, यहाँ पे शांति लेके आएंगे। लेकिन उस समय हो गया इराक के अंदर सद्दाम हुसैन वाला इवेंट। यूएसए ने सारा पैसा मिलिट्री पावर वहां पे लगा दी और इसके कारणवश यहाँ पे यूएसए का जो दिमाग था या यूएसए जो अपनी सोच थी उसका थोड़ा यहाँ से दिमाग हट गया। और इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि यूएसए का जो फोकस था अफगानिस्तान के पास वो हट गया, जो उनके पास एक मौका था तालिबान को खत्म करने का। अब तालिबान का आप एक बात समझेंगे, जो सिटीज़ हैं जैसे कि काबुल हो गया, कोई सिटी हो गई, वहाँ पे उनका सपोर्ट कम है। वेयर एज रूरल एरिया है वहाँ पे तालिबान का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ के लोग उन लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। इस वजह से वो लोग कहीं गए नहीं थे, वो लोग रूरल एरियाज में ही रह रहे थे, छुप के रह रहे थे, या फिर एज गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, या फिर वहीं पर ही रह रहे थे और वो एक्टिव और पावरफुल हो रहे थे, पावरफुल थे। और इसकी वजह से तालिबान को यूएस वहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाया और फाइनली उन्होंने वहाँ पर सर्वाइव कर लिया। और 20 ईयर्स लेटर यूएस ने अपनी जैसे ही यहाँ से मिलिट्री हटाई, तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरा कैप्चर कर लिया। अब आप पूछेंगे इतनी आसानी से कैसे उन्होंने कैप्चर कर लिया? वेल, यूएसए ने 6 से 18 महीने का टाइम दिया था कि उनको इतना टाइम लगेगा पूरी कंट्री को कैप्चर करने पर, उन्होंने तो काफ़ी फास्ट कर लिया। यूएस ने तो पूरी ट्रुप्स हटाए तो उससे उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसका रीज़न क्या था? फिर सबसे पहली बात ये है कि आप बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान की जो आर्मी थी वो इतनी परफेक्ट आर्मी नहीं थी। यूएसए ने अफगानिस्तान की आर्मी को खुद की तरह ट्रेन किया था। यूएसए की आर्मी किस तरह से वर्क करती है, उनकी जो एयरफोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी आर्मी को उसके थ्रू सप्लाई देते हैं। पर अफगानिस्तान के अच्छी एयरफोर्स नहीं है और जैसे यूएस एयरफोर्स का वहाँ से सपोर्ट हटा, अफगानिस्तान की आर्मी वीक पड़ गई। इस कारणवश अफगानिस्तान के अंदर उनकी आर्मी को थोड़ी हार झेलनी पड़ी और फाइनली पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में चले गया। उसके बाद डोगरा एग्रीमेंट एग्रीमेंट, ये एक पीस ट्रीटी थी यूएसए और अफगानिस्तान के अंदर हुई, यूएसए तालिबान के बीच में हुई थी। इसके अंतर्गत यूएसए ने बोला था कि वो लोग तालिबान के बेसिस को बॉम्ब नहीं करेंगे। ये तालिबान के बेसिस बॉम्ब करने की वजह से ही उनको सबसे ज़्यादा हार्म होता था। अब यूएसए ने बोल दिया कि आके बेस बॉम्ब नहीं करेंगे, तो इस समय उन लोगों को अपनी पावर बढ़ाने का समय मिल गया और उस समय यूएस ने कोई एयर स्ट्राइक भी नहीं करी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से ग्रो हुए। अब उसके बाद एक है अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी वो पूरी कंट्री में स्प्रेड होने की कोशिश करी, पर अफगानिस्तान के अंदर पूरी कंट्री स्प्रेड हुए तो इस वजह से इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रॉन्ग वो और वीक हो गए, खास करके रूरल एरियाज के जहाँ पे तालिबान का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से वो लोग काफ़ी वल्नरेबल थे अटैक्स के और उन पे अटैक्स हुए जहाँ पे वो हार गए। मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रेजेंस काफ़ी तक था ही नहीं। ऐसा कहते हैं कि बहुत कम तालिबान के लड़ाके गए और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया, यानी कि यहाँ पे कभी गवर्नमेंट का प्रेजेंस हुआ ही नहीं करता था। इसके अंदर बोलेंगे गवर्नमेंट ने फोर्सेस की तरफ काफ़ी ध्यान सही से नहीं दे पाई, जिस वजह से फोर्सेस काफ़ी वीक भी हो गई थी और फोर्सेस का मॉरल भी काफ़ी तक डाउन हो गया था।
यूएसए ने 6 to 18 मंथ्स का टाइम दिया था, पर कुछ महीनों के अंदर ही तालिबान ने पूरी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। इस वजह से अफगानिस्तान की आर्मी, जिसको यूएसए काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ा के बहुत पावरफुल आर्मी दिखा रहा था, वो तालिबान से हार गए। इसके अलावा यूएसए ने अपने सारे वेपन्स अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए थे, जो बाद में तालिबान के हाथ लग गए, जिससे उनकी पावर और बढ़ गई। और इसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिस कारणवश अफगानिस्तान की फोर्सेस भी तालिबान के सामने हार गई। इसके अलावा आप बोलेंगे कि इसमें इंडिया का क्या हो सकता है? इंडिया का तालिबान से किस रिलेशन रहेंगे? देखिए, हमारा जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो वो भी अफगानिस्तान के जाके ही लैंड हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो इंडिया के तालिबान से रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे। इंडिया इज ऑलवेज बैक द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। हमने वहाँ पे काफ़ी पैसा भी लगाया है, लाइक 300 मिलियन का हमने डैम बनाया, हमने बिलियन डॉलर लगा दिए, काफ़ी पैसा इंडिया ने वहाँ पे लगाया है। जिन डैम्स वगैरह को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तालिबान ने टारगेट करने की कोशिश करी है। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं, इंडिया को मानना पड़ेगा कि तालिबान एक रियलिटी है और हमको तालिबान से शायद समय आने पर बातचीत भी करनी पड़ेगी और टॉक्स के अंदर भी एंगेज होना पड़ेगा। फिर इसके अलावा बात यह है कि जब इंडियंस लीव कर रहे थे अफगानिस्तान को, तालिबान ने उनको पीसफुल जाने दिया और इंडिया के प्लेन के थ्रू आराम से इंडिया भी आ सकी। तो ये एक संकेत है कि शायद एक ऐसा पॉइंट है कि इंडिया शायद बात कर सकता है। लेकिन आपको पता होगा, तालिबान ने इंडिया का ट्रेड जो था अफगानिस्तान के थ्रू पूरा काट दिया है। अब अफगानिस्तान के थ्रू ट्रेड काट दिया, उससे इंडिया का काफ़ी नुकसान भी होगा। और मोर ओवर, अफगानिस्तान पूरे सेंट्रल एशिया से लेकर पूरे यूरेशिया तक का एक, आप बोल सकते हैं, रास्ता है, एक बीच का रास्ता है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर इशू में। वेल, अगर तालिबान अपने वेपन्स और मनी वहाँ पे फंड करी तो कश्मीर इशू में इंडिया को और प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें अपनी आर्मी और डिप्लॉय करनी पड़ेगी और हमें अपनी आर्मी बढ़ानी भी पड़ेगी। इसके अलावा चाइना इज सपोर्टिंग तालिबान, पाकिस्तान इज सपोर्टिंग तालिबान। तो इट्स ऑब्वियस कि उन लोगों को भी इंडिया से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट भी होगी और थोड़ा सा इंडिया से बात करने के लिए मुश्किल भी होगा, बिकॉज दोनों कंट्री जो इंडिया के लिए बिल्कुल अपोजिट और इंडिया के खिलाफ हैं, जब वो उनके साथ खड़े हैं तो इट्स ऑब्वियस कि दोस्त वो नहीं है हमारे। इसके अलावा बोल सकते हैं, इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था अफगानिस्तान के अंदर, उसको भी हार्म किया गया है। अब पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है, वो ये नहीं चाहेगा कि इंडिया तालिबान से टॉक्स में एंगेज हो और इंडिया से तालिबान टॉक्स में एंगेज हो। इसके अलावा बोल सकते हैं सिक्योरिटी, इंडिया के प्लेन्स हाईजैक हुए थे या कुछ भी, तो ऐसे सिक्योरिटी के अंदर भी इंडिया को थ्रेट्स हैं, जिसको इंडिया को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा बोल सकते हैं हमें अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, खासकर कश्मीर वाले एरिया के अंदर, और इन सब करना पड़ेगा। अब इंडिया के पास सोल्यूशन क्या है? कई सारे लोग बोलते हैं कि वी शुड सपोर्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको सपोर्ट करना एक सही और एक मॉरल वे भी है। अब इंडिया चाहे तो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट्स को, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उनको सपोर्ट कर सकता है, और जो वहाँ पे रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको फंड कर सकता है। लेकिन उनका जीतना पूरे अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक मुश्किल लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया कैन सपोर्ट है। उसके अलावा इंडिया चाहे तो अफगानिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको भी सपोर्ट कर सकता है, जैसे लाइक हमने दलाई लामा जी को सपोर्ट किया था, उनको इंडिया के अंदर शरण दे सकता है इंडियन गवर्नमेंट। या फिर आप बोल सकते हैं इंडिया विल हैव टू स्टार्ट एंगेजमेंट विद तालिबान, यानी कि इंडिया को उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे पीस डील्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक इंडिया ने उनसे बात नहीं करी है, सेइंग दैट दे आर टेररिस्ट ग्रुप, और इंडिया अभी भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। इस कारणवश शायद इंडिया को वहाँ पे तालिबान से भी एंगेजमेंट करना पड़े। ये इंडिया के सामने कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारी सिक्योरिटी हो गई, हमारा ट्रेड हो गया, हमारे जो नेशनल्स वहाँ पे काम करते हैं, अब तो हम सबको वापस आने लग गए, वापस आ भी चुके काफ़ी हद तक, उनकी सेफ्टी हो गई, वहाँ की माइनॉरिटी सिख्स एंड हिंदूज जो अब इंडिया में ला रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हो गई। ये सब इंडिया के सामने कुछ इश्यूज हैं जो इंडिया को अभी से लेकर के आने वाले टाइम में देखने पड़ेंगे। सो आज के लिए तक के खत्म करते हैं। अगर आपको और कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, नमस्कार।